हेलो एवरीवन। आज हम एक टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का, अप टू पीजीटी लेवल, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल और जो केन्स के भी हैं उसके बारे में। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लासिकल, द वर्ड क्लासिकल इकोनॉमिक्स was first used by the Karl Marx to define the thought and perception of various economics experts such as Ricardo and Adolphe। तो एक कार्ल मार्क्स जो एक ऐसा पर्सन था जो भी हमारे इकोनॉमिक्स हुए हैं, रिकार्डो हुआ है या एडम स्मिथ हुआ है, तो उनके लिए एक उन्होंने वर्ड यूज़ किया क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ताकि उनके जो व्यू हैं उनको थोड़ा डिफरेंट किया जा सके। तो केन्स कंसीड क्लासिकल इकोनॉमिक एज अ फॉलोअर ऑफ डेविड रिकार्डो। तो केन्स का ये मानना है कि जो भी क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं वो डेविड रिकार्डो के फॉलोअर्स हैं, जिसमें हम जॉन जे एस मिल की हम बात कर सकते हैं, एल्फ्रेड मार्शल की बात कर सकते हैं, पीयू की बात कर सकते हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स डिड नॉट propound एनी पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाउएवर दे हैव गिवन अ नंबर ऑफ assumption। तो जो भी हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स हुए हैं उन्होंने कोई अपनी एम्प्लॉयमेंट के बारे में थ्योरी नहीं दी, बट उन्होंने कुछ अजम्पशन दी है। तो जिसमें फर्स्ट अजम्पशन है कि क्लासिकल बिलीव इन इकोनॉमी में जो ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगी, कि मीन जो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी वजह से जो ऑटोमेटिक जो है वो दोनों एडजस्ट हो जाएंगे। मीन्स हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ अ नॉर्मल सिचुएशन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। According to Pigou, economic system automatically provided full employment where demand and supply of labor equal। तो पीगू की अकॉर्डिंग जो फुल एम्प्लॉयमेंट है उसकी डिमांड और सप्लाई जो है उसके इक्वल के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड हो जाएगा। जैसे कि उनका ये मानना था कि अगर जो वेज प्राइस है, जो जो वेजेस हैं, अगर वो कम कर दिए जाएंगे तो उससे क्या होगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू देम अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ वेज रिजिडिटी। तो उनका ये मानना था कि अगर वेज रहेगी, मीन्स हम वेजेस को अगर चेंज नहीं करेंगे तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आती है। बट अगर हम वेजेस को चेंज करते रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट की जा सकती है। तो एक नॉर्मल सिचुएशन होगी। अब जैसे ट्रेड यूनियन बन जाती हैं या एक मिनिमम वेज जो एक हम डिसाइड कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना था। सो द मनी इज़ ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो उन्होंने जो मनी है उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया। तो वेज एंड प्राइस आर परफेक्टली फ्लेक्सिबल, मीन्स वेजेस और प्राइस को दोनों को ही चेंज किया जा सकता है। ये दोनों एक जगह पे रिजिड नहीं है। मनी वेज एंड रियल वेज आर डायरेक्टली रिलेटेड। अब मनी वेज और रियल वेज, मनी वेजेस का एक सिंपली मतलब है कि आपको जो है वो मनी की फॉर्म में आपको जो पैसा है वो मिल रहा है। बट रियल वेज क्या होगा कि फॉर एग्जांपल के लिए कि आज से हम पहले की बात करें तो आपको जी आप जो अर्निंग थी वो 500 थी, ठीक है जी, 500 है। अब उसके अकॉर्डिंग आप 500 में जो आपका गुजारा था, जो आप खाना खाते थे, जो आपका एक्सपेंडिचर था वो सही हो जाता था। अब आज के टाइम में भी अगर आपको वो जो इनकम है अगर वो 500 ही हो पर डे, तो उसके अकॉर्डिंग आज जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई हो चुके हैं। तो इट मीन्स क्या होगा, वो उसकी रियल वेज होगी, मीन्स रियल मीन्स की जो परचेजिंग पावर है वो उसकी डाउन चली गई। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट इन प्रोडक्शन। ये आपका एक जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, जब जैसे हम प्रोडक्शन फंक्शन अकॉर्डिंग जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पहले जो है हमें जो रिटर्न मिलना शुरू होती है, फिर उसके बाद जो थोड़े टाइम के बाद जब एक फिक्स फैक्टर के ऊपर लेबर को ज़्यादा लगा दिया जाएगा तो उसकी वजह से जो उसके रिटर्न आने हैं वो कम हो जाते हैं। ये प्रोडक्शन माइक्रो के अकॉर्डिंग है। दे अज्यूम लॉन्ग रन। तो उनके अकॉर्डिंग लॉन्ग रन था परफेक्ट कंपटीशन बोथ प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट, मीन्स आपके प्रोडक्ट मार्केट में भी और फैक्टर मार्केट में दोनों में ही परफेक्ट कंपटीशन है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल देयर इज़ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कि मीन्स वहाँ पे जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि मेन मोटिव वो जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है और इसके अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं। इसमें गवर्नमेंट का रोल वो नहीं मानते। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं, सेविंग और ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड एंड इक्वालिटी बिटवीन द टू इज़ ब्राउड अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेविंग जो है वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगी और उसमें इक्वालिटी आ जाएगी बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, सेविंग ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया जाएगा तो इसकी वजह से जो सेविंग है वो भी कम हो जाएगी, बट इससे इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी।
सो टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी इज़ डिवाइडेड बिटवीन द कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो जो भी इकोनॉमी की जो आउटपुट है उसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, एक कंजप्शन और दूसरा क्या आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो देयर इज़ अ लेज फेयर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अब लेज फेयर सिस्टम क्या होता है कि जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर रही, जो भी डिसीजन है रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो फॉर्म्स हैं, वही उस डिसीजन को ले रहे हैं। उसके बाद एक हमारा जो आ जाता है सेल ऑफ मार्केट। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, क्लासिकल की थ्योरी है एम्प्लॉयमेंट के बारे में। सेल ऑफ मार्केट इज़ द कोर ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अर्ली 19th सेंचुरी फ्रेंच इकोनॉमिक्स जेबी से न्यूक्लेटेड द प्रोविजन ऑफ सप्लाई क्रिएट इट्स ऑन डिमांड। अब उनका एक मानना था जो सेल ऑफ मार्केट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। तो सप्लाई क्रिएट इट्स ऑन डिमांड कि जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड वो खुद क्रिएट करती है। तो उनका मानना था कि देयर कैन नॉट बी जनरल ओवर प्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी में कभी भी ओवर प्रोडक्शन या अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट नहीं हो सकती। सप्लाई ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइज इन द शॉर्ट रन, इन द लॉन्ग रन इकोनॉमी मूव टुवर्ड फुल एम्प्लॉयमेंट व्हेन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स बिकम इक्वल। तो जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो शॉर्ट रन में होती है, बट लॉन्ग रन में जो है वो ख़त्म हो जाती है, ये उनका क्लासिकल का मानना था। अब सप्लाई जो डिमांड क्रिएट कैसे करती है, फॉर एग्जांपल ये कि उनका मानना था कि किसी ने अगर प्रोडक्शन शुरू की, अब जब वो प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो उसको वहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो लेबर की डिमांड करेंगे। जब वो लेबर की डिमांड करेंगे तो उससे क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन हो जाएगी। और फिर उसके जब वो उनको जब काम मिलेगा तो उनके पास जो लोग हैं उनके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, उस पैसे से वो डिमांड करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से था कि सप्लाई जो है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। When a producer produces goods and pays wages to the worker in turn buy those goods in the market. The very act of supplying goods implies a demand for them. इट इज़ द इन द वे सप्लाई क्रिएट्स आवर डिमांड। तो वही चीज़ होगी जो अभी मैंने बताया कि मीन्स अगर वो प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे तो उसके लिए वो लेबर की डिमांड करेंगे। जब लेबर की डिमांड करेंगे तो उनको काम मिल जाएगा और उनके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। जब उनके पास पैसा आएगा तो वो डिमांड करना शुरू कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट की। इट मीन्स हमारी इकॉनमी में आउटपुट और जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे डिसाइड की जाती है। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई। जो भी हम लेबर की डिमांड करते हैं और जो भी इकॉनमी में सप्लाई होती है उसके अकॉर्डिंग ही जो प्रोडक्शन है, जो मीन्स आउटपुट का लेवल है वो डिसाइड होता है। कि गिवन द कैपिटल स्टॉक टेक्निकल नॉलेज एंड अदर फैक्टर आ प्रिसाइज रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द टोटल आउटपुट एंड अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा होंगे उतनी ही आउटपुट क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। बिकॉज कैपिटल स्टॉक आपको गिवन है, जो टेक्निकल नॉलेज है वो आपको गिवन है, बाकी भी जो फैक्टर आपको दे दिए गए हैं। अब उसके अकॉर्डिंग अगर आपको आउटपुट ज़्यादा चाहिए तो इट मीन्स आपको ज़्यादा पर्सन को काम पे लगाना पड़ेगा। तो जो हमारा एक प्रोडक्शन फंक्शन बन जाता है यहाँ पे के, टी और एन। तो अब यहाँ पे जो हम क्यू वर्ड हमने यूज़ किया है वो हमने आउटपुट के लिए यूज़ किया है। जो के वर्ड है वो कैपिटल के लिए, टी मीन्स टेक्निकल नॉलेज के लिए, और जो एन है वो आपका नंबर ऑफ़ वर्कर्स के लिए हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पे चलो इसे डायग्राम से समझ लेते हैं कि पहले जो हमारी आउटपुट है वो OQ1 है। जब हमने ON1 जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है हमारी इकॉनमी में है। अगर जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट आई मीन नंबर ऑफ़ वर्कर है, अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं ON2 तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी प्रोडक्शन भी जो आउटपुट है वो OQ2 हो जाएगी। अगर आप उसको नंबर ऑफ़ लेबर को कम कर देते हो, ठीक है, ON0 कर देते हो, तो उसके जो आपकी आउटपुट है वो भी क्या हो जाएगी, OQ0 हो जाएगी। तो ये उस चार्ट में वो बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो लाइन बनी है QN, तो वो आपका एक फंक्शन है आपका नंबर ऑफ़ वर्कर्स का, और OQ कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एट NF मीन्स जहाँ पे NF यहाँ पे पॉइंट है और वहाँ पे OQ1 है तो वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है। बट मोर वर्कर्स NF1 और N2 आर एम्प्लॉयड बियॉन्ड द फुल लेवल ऑफ आउटपुट। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर आप जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं अगर वो ज़्यादा लगाओगे
तो उससे आउटपुट भी क्या आ जाएगी, ज़्यादा आएगी। अगर नंबर ऑफ़ वर्कर्स आपके कम होंगे तो उससे जो आउटपुट भी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। उसके बाद हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक लेबर मार्केट, एक गुड्स मार्केट और तीसरा आ जाता है आपका मनी मार्केट। तो लेबर मार्केट क्या है कि इन द लेबर मार्केट डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर डिटरमाइन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। कि मीन्स हमारी इकॉनमी में आउटपुट का जो लेवल है और जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो लेबर की डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वो रियल वेज की बात करते हैं, डिमांड फॉर लेबर एज द फंक्शन ऑफ द रियल वेज। कि जो यहाँ पे W/P किया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है आपका रियल वेज। W का मतलब वेज रेट और P का मतलब क्या हो गया आपका प्राइस लेवल। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप वेज रेट को जब हम डिवाइड कर देते हो प्राइस लेवल से, तो उससे आपका जो रियल वेज रेट है वो फाइंड हो जाता है। तो डिमांड फॉर लेबर इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट। अब क्लासिकल इकोनॉमिक्स का क्या मानना था कि जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो रियल वेज रेट पे डिपेंड करती है। ठीक है, SN का मतलब सप्लाई ऑफ लेबर और DN का मतलब डिमांड फॉर लेबर। अब जो आप ऊपर वाला पोर्शन ग्राफ में देख रहे हो, तो यहाँ पे E पॉइंट पे जहाँ पे डिमांड और सप्लाई फॉर लेबर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका जो इक्विलिब्रियम जो है वो डिसाइड हुआ है। वहाँ पे पे रेट जो है वो आपका ऑलरेडी वहाँ पे डिसाइड है। उसके बाद बट इट इज़ ना इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रियल वे रेट। इट इज़ बाय इंक्रीजिंग द रियल वे रेट दैट मोर वर्कर कैन बी एम्प्लॉयड। अगर वेज रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो इससे क्या हो जाएगा, काम करने वाले ज़्यादा आगे आएंगे। मीन जो उनकी सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जब सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो उसके कंपैरिजन जो डिमांड है हमारी कम है। इट मीन्स वहाँ पे एक्सेस सप्लाई की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो गई। तो उसके अब इसके लिए क्या हो जाएगा, जब एक्सेस सप्लाई है इकोनॉमी में तो वे रेट को डिक्रीज़ कर दिया जाएगा और ऑटोमेटिकली वो क्या आ जाएंगे, आपके इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका डिसाइड हो जाएगा। और उसके सेम एज चीज़ अगर वे रेट उसका कम है तो कम की वजह से क्या होगा, सप्लाई भी कम होगी बट डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब एक्सेस डिमांड की वजह से क्या किया जाएगा, अब इसको सही करने के लिए वे रेट को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। जब वे रेट इंक्रीज़ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दोनों ही अपने जो इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे। उसके बाद है वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ये मानना था कि इकोनॉमी में ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता भी है तो उसके मनी वेजेस में क्या कर दो, आप थोड़ा कट कर दो। और मनी वेज में कट होने की वजह से इकोनॉमी में जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो अपने आप अचीव हो जाएगा। सो आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट देयर इज अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन द मनी वेजेस एंड रियल वेजेस। अब उनका ये मानना था कि ये अजम्पशन थी उनकी कि एक उसमें डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशन है मनी वेजेस में और रियल वेजेस में। अगर मनी वेजेस को रिड्यूस कर दिया जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस हो जाएगी एंड कॉन्सिक्वेंटली टू द लोअर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। और कॉस्ट कम होने की वजह से जो उसके प्राइस हैं वो भी कम हो जाएंगे। जब प्राइस फॉल हो जाएंगे तो डिमांड फॉर प्रोडक्ट विल इंक्रीज़, तो उससे जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज़ हो जाएगी और सेल्स क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगी। अगर सेल्स इंक्रीज़ हो गई तो नेचुरली है वो ज़्यादा लेबर की जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अल्टीमेटली इकॉनमी में जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो अचीव कर ली जाएगी। सेकेंड है आपका गुड्स मार्केट। द गुड्स मार्केट इज इक्विलिब्रियम व्हेन सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट। जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टोटल डिमांड इक्वल टोटल सप्लाई एंड इकोनॉमी इज इन स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जो टोटल डिमांड है जब वो टोटल सप्लाई के इक्वल हो जाएगी तो उससे भी क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्लासेज इसमें दिस इज विच व्हाट इज नॉट स्पेंड इज ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट, द सेविंग मस्ट इक्वल इन्वेस्टमेंट। तो इफ़ देर इज़ द एनी डिवर्ज बिटवीन द टू एंड इक्वालिटी इज मेंटेन थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इक्वालिटी लेके आई जाती है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे लोग, सेविंग ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया जाए
इससे वजह से जो सेविंग है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस करने की वजह से आप उसमें जो इक्वालिटी मेंटेन कर सकते हो। तो एसबी जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है और इन्वेस्टमेंट भी आपका जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है। तो उसके आगे हम चलते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ ले लेते हैं। तो ग्राफ में भी उन्होंने यही बताया है कि अगर आप रेट ऑफ जहाँ पे OR रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है इक्वल है। अगर हम ऊपर वाले की बात कर लेते, अगर OR1 हमने रेट रख दिया उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से जो सप्लाई क्या है आपकी ज़्यादा हो गई, सॉरी सेविंग क्या होगी ज़्यादा होगी और इन्वेस्टमेंट क्या होगी आपकी कम होगी। लेफ़्ट राइट जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो डाउनवर्ड आ रही है, इट में बिकॉज इनमें नेगेटिव रिलेशन है। अब इसमें एक्सेस सेविंग है, तो अब जब सेविंग ज़्यादा हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देंगे। अब जब एक्सेस होने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो जब कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका ये इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया जाएगा। सेम एज टीज डाउन साइड हम बात कर लेते हैं, जहाँ पे एक्सेस इन्वेस्टमेंट है, जब इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी ज़्यादा होगी और जो आपकी सेविंग है वो कम होगी, तो इसको सही करने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का वो इंक्रीज़ किया जाएगा। जब वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इन दोनों में इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव किया जा सकता है। सो थर्ड है आपका मनी मार्केट। थर्ड जो है वो मनी मार्केट। द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम इन द क्लासिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कि मीन्स जो हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई होती है उससे ही जो मनी मार्केट जो है वो उसमें चेंजेस आते हैं, कि विच स्टेट दैट जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी डिपेंड अपॉन द सप्लाई ऑफ मनी, कि जो जनरल प्राइस लेवल है वो सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा हो जाएगी तो जनरल प्राइस लेवल भी क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। अगर सप्लाई ऑफ मनी कम होगी तो उससे जो जनरल प्राइस लेवल है वो भी थोड़ा कम रहेगा। सो इक्वेशन इज MV इज इक्वल टू PT। अब M का मतलब क्या होता है सप्लाई ऑफ मनी, V का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन और वेलोसिटी सर्कुलेशन ऑफ मनी, और P का मतलब प्राइस लेवल, और T का मतलब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन और टोटल आउटपुट। तो अब यहाँ पे टोटल मनी सप्लाई MV इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट PT इन द इकोनॉमी, एज्यूमिंग V एंड T वेलोसिटी जो है हम कह सकते हैं सर्कुलेशन की, और T दोनों ही कांस्टेंट है। चेंज द सप्लाई ऑफ मनी कॉज द प्रोपोर्शन चेंज द प्राइस लेवल। तो जैसे जैसे उसमें आपकी मनी सप्लाई में चेंज आएगा, जैसे आपने देखा होगा कि पहले OP उसका प्राइस है तो OQ जो है वो आउटपुट है, उसके बाद जब आपका मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो गई तो उससे जो प्राइस लेवल है वो भी क्या हो गया आपका OP1 हो गया। अब इट मीन्स मनी सप्लाई अगर इंक्रीज़ हो जाएगी तो जनरल प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी तो इससे जो जनरल प्राइस लेवल है वो भी आपका कम रहेगा। सो आज बस इतना ही। आप जो आज हमने किया है क्लासिकल थ्योरी के बारे में किया है, तो नेक्स्ट जो है वो बाकी रह गया टॉपिक। इसकी जो केन्स ने इसके जो ऑपोजिट बोला है क्लासिकल की, जो ऑपोजिट डेफिनेशन दी है, जो अपनी जो थ्योरी दी है वो हम कल डिस्कस करेंगे। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।